Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इसरार। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास 12 फिजिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको यूनिट वाइज नंबरों के बारे में बताया था कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की आती है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट। लास्ट वीडियो में हमने आपको पहले ही बता दिया था यूनिट 1 हमारी 8 नंबर की पूछी जाती है। अब इसका यूनिट 1 का हमारा पहला चैप्टर है हमारा कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे नाम आपने देखा, फर्स्ट चैप्टर हमारा है कूलॉम्स लॉ। तो ये एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने वैद्युत बल के बारे में बताया है। इस टॉपिक को हमने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसके बारे में आप अभी इसी का टॉपिक पढ़ेंगे। वैज्ञानिक कूलॉम ने कौन सा नियम दिया जो इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र। हिंदी इंग्लिश दोनों हम आपको बताएंगे, जिससे अगर आप इंग्लिश मीडियम से तब भी आप कवर कर पाए और हिंदी मीडियम से तब भी आप कवर कर पाए। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे सपोज करिए कोई एक जो फील्ड है और इसमें पहले से प्लस चार्ज पहले से यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की, तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे रिपल्सन होगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव की बात करें तो इसमें भी रिपल्सन होगा, क्योंकि एक फील्ड ऐसी फील्ड होती है जहां पर अन्य आवेश, चाहे वो पॉजिटिव आवेश हो या ऋणात्मक आवेश हो या धनात्मक आवेश हो, सभी उपस्थित होते हैं। तो ऐसे फील्ड को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी वैद्युत आवेश। देखिए हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉमन लिख रहे हैं, जिससे कोई भी मीडियम का स्टूडेंट उसको आसानी से उसको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे हम बात करें विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हम विद्युत आवेश की चर्चा करते हैं तो पहले आपको मालूम होना चाहिए विद्युत आवेश होता क्या है, विद्युत आवेश की उत्पत्ति कहां से हुई, किस वैज्ञानिक ने की। तो चलिए जानते हैं वैद्युत आवेश के बारे में। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले वैज्ञानिक थेल्स, जो एक यूनानी वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक अंबर नामक पदार्थ लिया और उसको ऊन पर रगड़ा। ऊन पर रगड़ने के बाद उस अंबर नामक पदार्थ में एक आकर्षण का गुण विकसित हो गया, जिसने यहाँ पे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। लेकिन वैज्ञानिक थेल्स ने इसके बारे में और ज्यादा चर्चा नहीं की। फिर सन 1600 में वैज्ञानिक गिलबर्ट ने अपने प्रयोग में अंबर नामक पदार्थ जैसे अन्य पदार्थ जैसे कांच, आबनूस या गंधक आदि पदार्थों का प्रयोग किया, और इनको रगड़ने पर यहाँ पे आकर्षण का गुण विकसित हुआ। और उनने देखा कि जब हम कागज के छोटे छोटे टुकड़े या तिनके को हम पास में उस आबनूस की छड़ हो या अंबर की छड़ हो या कांच की छड़ हो उनको लेके आते हैं, तो वो कागज के टुकड़े या तिनके को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा छोटे में, या अभी छोटे बच्चे जो प्रैक्टिकल करते हैं, कि अगर उन्होंने कोई कांच की रॉड या स्केल वगैरह ली और अपने बालों में रगड़ा, तो रगड़ने पर क्या पाया गया कि यहाँ पे देखने को मिलता है, जब हम छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उसके स्केल के पास या यहाँ पे कांच की रॉड के पास लेके जाते हैं, तो कागज के टुकड़े, यहाँ पे रॉड जो है कागज के टुकड़े को आकर्षित कर लेते हैं, यानी उसके अंदर आकर्षण का गुण विकसित हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर वैज्ञानिक गिलबर्ट और थेल्स ने भी यहाँ प्रैक्टिकल करके हमें बताया कि आकर्षण का गुण किस प्रकार विकसित हुआ, और उसने जो आवेश ग्रहण किया, इस प्रकार आवेश का यहाँ पे निर्माण हुआ। और इसके बारे में वैज्ञानिक थेल्स और यहाँ पे डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आवेश कितने प्रकार का होता है, यानी टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज के बारे में बात करें, चार्ज कितने प्रकार का होता है। नॉर्मल अगर हम देखें, चार्ज हमारा दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। यानी एक होता है हमारा धन आवेश, एक होता है हमारा ऋण आवेश।
अब इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं कि धन आवेश और ऋण आवेश है क्या। यदि हमने कोई एक कांच की रॉड ली यानी छड़ ली और उसको रेशम के कपड़े पे रगड़ा, और रेशम के कपड़े पर रगड़ने के बाद अगर हम कागज के टुकड़े के पास लेके जाएंगे तो रॉड की कांच की जो रॉड है वो उस कागज के टुकड़ों को अपने ओर आकर्षित करने लगेगी। तो इससे क्या पाया गया कि यानी कांच और जो हमारे कागज थे उनमें आकर्षण का गुण विकसित हुआ। अब वो आकर्षण का गुण कब होगा, जब आपको मालूम है यहाँ पे चार्ज के बारे में अगर हम बात करें, अगर दो चार्ज हमारे पास, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, अगर हम इन दोनों चार्जों के बारे में बात करेंगे तो अब आपको मालूम है कि पॉजिटिव अगर नेगेटिव के पास आएगा तो यहाँ पे आकर्षण करेगा यानी अट्रैक्ट होगा। और उसके बाद अगर यहाँ पे एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी चार्ज हमारा पॉजिटिव है, अगर ये दोनों चार्ज पास में भी लेके आएंगे तो ये आपस में यहाँ पे रिपल्सन करेंगे यानी प्रतिकर्षित होंगे। इसी प्रकार अगर नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज के पास आएगा तो ये भी यहाँ प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन आपने अभी हाल समझा कि अगर कांच की रॉड है और कागज के टुकड़े पास में लाए जाते हैं तो आपस में वो आकर्षित होते हैं। अब वो आकर्षण क्यों कर रहे हैं, क्यों इसलिए कर रहे होंगे कि उसमें से या तो कांच हमारी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, या कागज हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब इसी को हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए आप, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी तरीके की आपको वीडियो अगर चाहिए हो आप कमेंट जरूर करें। ये कोई हमने एक कांच की रॉड ली, ये मान के सपोज करिए ये एक कांच की रॉड है, और उसके बाद यहां पे हमने एक रेशम लिया। अब देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको आप अगर समझ लेते हैं तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में और उसी के बाद अगला जो टॉपिक होता है उसके बारे में भी आप आसानी से समझ पाएंगे। अब बात करें अगर छड़ के बारे में यानी रॉड के बारे में और रेशम के बारे में, अगर हम इन दोनों को रगड़ते हैं, अगर हम रगड़ेंगे यानी इनमें घर्षण होगा। घर्षण मतलब फ्रिक्शन जब होता है तो आपको मालूम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मालूम जब छड़ को यानी कांच की रॉड को हम रेशम से रगड़ेंगे तो रेशम से रगड़ने के बाद जो कांच की रॉड पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पे किस पे आ जाएंगे, रेशम पे आ जाएंगे। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे और इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि आपको मालूम है, केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा, अगर इलेक्ट्रॉन जिस पदार्थ में या जिस तत्व में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो एक वो ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार जो रेशम है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉनों की कमी किसमें हो रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कांच की रॉड में यानी कांच की छड़ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो आपको पता है कि यहाँ पे धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। यानी हमने यहाँ पे देखा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किस तरीके से विकसित हुआ, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती गई तो वहां पे आपको मालूम है नेगेटिव चार्ज हुआ, और जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो वहां पे हमारा पॉजिटिव चार्ज निकल के आया। तो इस प्रकार हमें मालूम चला कि एक हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम इसके बारे में और चर्चा करें, जैसे अगला टॉपिक आप देख रहे होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थ्योरी नॉर्मल आपको मालूम है कोई भी एक परमाणु है, परमाणु किससे मिलकर बना होता है आप भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं परमाणु में, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। इन सबसे मिलकर आपको मानो एक परमाणु का, एक एटम का निर्माण होता है। अगर हम बात करें परमाणु की तो परमाणु में भी आप जानते हैं अच्छे से, ये हमारा बीच में यानी केंद्र जो होता है हमारा, आप देखिए हमने एक केंद्र बना दिया और उसके बाद इसके चारों क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं यानी कक्षाएं होते हैं। कक्षाओं में क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब हम आपसे बात करते हैं पहले यहाँ पे परमाणु के बारे में। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे परमाणु की हमने एक संरचना बना दी। अब यहाँ पे परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में समझने के लिए आपको जो परमाणु के बारे में समझना जरूरी है। अब आपको बात करें अगर यहाँ पे प्रोटॉन की, तो आपको मालूम है जो नाभिक, जो केंद्र होता है परमाणु का, जो केंद्र होता है उसी को हम यहाँ पे नाभिक कहते हैं। परमाणु का जो केंद्र होता है उसको हम नाभिक बोलते हैं। नाभिक में क्या प्रेजेंट रहता है आप सभी को अच्छे से मालूम होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
अब देखिए यहाँ पे हम P मतलब यहाँ पे प्रोटॉन के लिए लिख रहे हैं, N मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन के लिए लिख रहे हैं, और E मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से है। ये आप अच्छे से समझते जाइए। अब हम यहाँ पे बात करें अगर नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और परमाणु की, तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे पहले तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की। जैसे आप सभी को पता है परमाणु का जो केंद्र होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। नाभिक में आपको मालूम है कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे बात करें, अगर हम आपसे ही क्वेश्चन करें कि नाभिक में जो चार्ज पॉजिटिव है वो किसके कारण होता है, तो आपको भी अच्छे से मालूम होगा नाभिक में जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके द्वारा होता है, प्रोटॉन के द्वारा, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। क्लियर है ना इतना। अब ये न्यूट्रॉन हमारा उदासीन कण हो गया, तो आपको अब मालूम चल रहा होगा कि नाभिक में जो चार्ज पॉजिटिव होता है वो किसके द्वारा होता है, प्रोटॉन के द्वारा होता है, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम कोई भी एक तत्व के बारे में बात करें या परमाणु के बारे में बात करें, तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन की संख्या इक्वल है तो वो कण हमारा एक उदासीन कण कहलाए। अगर हम बात करें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा तत्व है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 5 है और प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे 5 है, तो आपको मालूम है यहाँ पे अभी हाल हमने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉन पे आपको मालूम कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब अगर हमने कहा जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और उसी के बराबर यहाँ पे क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है। अगर हम इन दोनों को देखें तो एक पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे हमारा कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम इन दोनों का अगर आपस में ऐड कर दें इन दोनों को, क्योंकि आपको मालूम है कि जो परमाणु होता है, परमाणु में क्या क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन हमने पहले बता दिया इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी कि उदासीन कण है हमारा, यानी प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। तो हम इनको जब ऐड करेंगे तो हमारा टोटल जो निकल के आएगा 0। यानी अगर हमारे कोई भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है तो वो कण हमारा एक उदासीन कण कहलाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। और यही हमारी थ्योरी बोलती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थ्योरी, यानी इलेक्ट्रॉन थ्योरी में ही बताया गया है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे अगला टॉपिक आप देख रहे होंगे यहाँ पे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी यहाँ पे हम पढ़ेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। आवेशन मतलब होता है चार्जिंग, यानी चार्ज करना। जैसे नॉर्मल आप देखते होंगे हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो उसको हम चार्जिंग बोलते हैं। चार्जिंग मतलब होता है आवेशित करना। अब यहाँ पे फ्रिक्शन के द्वारा यहाँ पे वैज्ञानिक थेल्स ने भी यहाँ पे फ्रिक्शन के द्वारा यहाँ पे आकर्षण के बारे में बताया था। और आकर्षण गुण जो उत्पन्न होता है अगर हम वो कंटिन्यू करते रहे तो उसी के द्वारा हमारी कोई भी वस्तु क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जैसे हमने यहाँ पे अभी हाल एग्जाम्पल के द्वारा बताया था आपको, एक कोई हमने यहाँ पे रेशम ली और रेशम के बाद यहाँ पे कांच की रॉड ली या आबनूस की रॉड ली या यहाँ पे अंबल लिया, इनको जब रगड़ते हैं, रगड़ने पर क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुए और नेगेटिव चार्ज हुए, यानी वो पदार्थ हमारा कैसा हो गया, आवेशित हो गया। तो इसके बारे में आपने देखा भी कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन यानी घर्षण के द्वारा भी यहाँ पे चार्ज उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। यहाँ पे अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कंजर्वेशन मतलब होता है यहाँ पे संरक्षण। और इलेक्ट्रिक चार्ज आप अभी हल पढ़ चुके हैं, यानी यहाँ पे वैद्युत आवेश का संरक्षण। इसके बारे में अभी हल डिस्कस किया था। एक हमने कांच की रॉड ली थी और रेशम ली थी। समझना इसको फिर से आप, अगर हमने कोई एक कांच की रॉड ली, जैसे सपोज करिए ये छड़ है हमारी यानी रॉड है, यहाँ पे कोई रेशम ली है, अगर हम इन्हें आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कांच की रॉड पे आपको मालूम है पहले यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं, यानी चार्ज यहाँ पे 0 है, यहाँ भी चार्ज कैसा है, 0 है।
लेकिन अगर यहाँ पे जब हम रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुंचते जाएंगे, यहाँ पे रेशम पे पहुंचते जाएंगे, और रेशम पे इलेक्ट्रॉन पहुंचने के कारण यहाँ पे रेशम कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण यहाँ पे छड़ या रॉड हमारी कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी छड़ या रॉड हमारी कैसे होगी, पॉजिटिव होगी। सपोज करिए अगर यहाँ पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन गए, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे क्या होगी, कमी होगी, यानी हमने कमी है इसलिए इसको नेगेटिव लिख रहे हैं, और जो हमारी यानी अधिकता है तो इसको हम पॉजिटिव लिख रहे हैं। अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, एक हमारी कमी हो रही थी और एक में हमारी अधिकता हो रही थी, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी 0 निकल के आने के बाद हमें मालूम चला यहाँ पे हमारा यहाँ 0 आने के बाद हमें मालूम चला कि यहाँ हमारा आवेश संरक्षित है, यानी यही हमारा नियम था, आवेश संरक्षण का नियम। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कूलाम। कूलाम जो हमारे विद्युत आवेश का मात्रक होता है। कूलाम के बारे में आपको हम पहले भी डिस्कस कर चुके, जो एक वैज्ञानिक का नाम है। अगर हम कूलाम की परिभाषा और मात्रक के बारे में जाने तो आपने 11th क्लास और 9th क्लास में आपने पढ़ा है MKS पद्धति, यानी आपने पहले पढ़ चुके हैं आप MKS पद्धति। तो MKS पद्धति के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पे विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्लियर है इतना। अगर हम कूलाम की परिभाषा के बारे में बात करें तो आपने धारा की परिभाषा पढ़ी है। जैसे अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, आपने 10th क्लास में विद्युत धारा बराबर आपने पढ़ा है, यहाँ पे विद्युत धारा बराबर वैद्युत आवेश बटे समय। ये आपने विद्युत धारा की परिभाषा में फॉर्मूला पढ़ा है। अगर हम इसी फॉर्मूले का यूज करें तो हम कूलाम की भी परिभाषा निकाल सकते हैं। जैसे हम पहले भी बोल चुके, कूलाम किसका मात्रक होता है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है। हमें यहाँ पे मात्रक भी निकालना था, परिभाषा भी जाननी है, और परिभाषा के साथ साथ हमें यहाँ पे उसकी विमा भी जाननी है, जो आपने 11th में अच्छे से सीखी हुई है। अब आपको पहले बता दें, आपको केवल इस वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करिए, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं या कॉलेज में, कोचिंग में, आप उन्हें भी शेयर करिए, जिससे उन्हें भी घर पे रहकर वो आसानी से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सके। अब हम आपको बता दें, पहले यहाँ आपको PDF फाइल भी मिलेगी, जिसमें आप आसानी से अपने नोटवर्क पूरा कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको लेक्चर डेली का कंटिन्यू, आपको एक लेक्चर डेली का मिलेगा, जिससे आपकी पढ़ाई कहीं भी रुके ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगर विद्युत आवेश की, तो विद्युत आवेश बराबर अगर निकालेंगे तो आवेश बराबर हमारा आएगा फॉर्मूला, आवेश बराबर यहाँ पे हो जाएगा धारा इनटू समय। अब देखिए हमने पहले फॉर्मूला लिख दिया, इसलिए यहाँ पे आप ध्यान से देखते जाइए। आवेश बराबर होता है यहाँ पे धारा इनटू समय। तो हमने यहाँ पे बात की अगर आवेश, तो अब यहाँ हमने बोला आवेश का मात्रक क्या होता है, 1 कूलाम, यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। उसके बाद धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, इसके लिए हमने A बना दिया, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। यानी यहां पे आपको देखने को मिला, अगर हम किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक के लिए प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो आवेश उत्पन्न होता है उसका मान 1 कूलाम के बराबर होता है। ये हमारी कूलाम की परिभाषा थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कूलाम का मात्रक यानी विमा के बारे में। आपको माना एम्पियर, एम्पियर की विमा क्या होती है, A होती है, और यहाँ पे समय, इस समय की विमा क्या होती है, T। तो जी हमारे यहाँ पे विमा निकल के आ गई, यानी कूलाम की विमा क्या होती है, AT होती है कूलाम की विमा। चलिए अब लास्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आपको देखने में ही प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट टॉपिक आज का, फंडामेंटल चार्ज यानी मूल आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसका मान, अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो यहाँ पे होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। इसका मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर हम प्रोटॉन के बारे में बात करें, प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, तो प्रोटॉन पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोटॉन का आवेश जो होता है, आपको हम पहले बता चुके, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और उनकी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बोले तो इलेक्ट्रॉनों की बराबर होती है। तो यहाँ पे हम अगर प्रोटॉन का चार्ज लिखें तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम निकल के आएगा। ये आप नोट जरूर कर लें, क्योंकि ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू है जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प देंगे।
चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो में यहाँ पे कूलॉम्स लॉ और उसका डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे।